अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर में कौन से इफेक्ट को कम करने के लिए इसे लैमिनेट किया जाता है। बहुत ही सिंपल है। ट्रांसफॉर्मर को लैमिनेट करने के पीछे वजह क्या है? एडी करंट लॉसेस को कम करना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मर में कंटिन्यूअस कोर होने की वजह से फ्लक्स उसी कोर में सर्कुलेट होने लगता है। यस और नो? होता है ना? और जिसके फ्लक्स के सर्कुलेट होने के कारण करंट जनरेट होती है, और उस करंट को कम करने के लिए हम एडी करंट, उस करंट को हम एडी करंट बोलते हैं, और उस करंट को कम करने के लिए हमें कोर को क्या करना पड़ता है? लैमिनेट। नेक्स्ट, एक आइडियल, अगला क्वेश्चन आया है, एक आइडियल इंडक्टर में पावर लॉस कितना होता है? आइडियल इंडक्टर में। तो बच्चों आपको याद होगा आइडियल इंडक्टर मैंने बताया था, ये आइडियल इंडक्टर है। इसके ऊपर यदि जो वोल्टेज अगर करंट जाएगी VL, आई करंट जाने से यदि वोल्टेज, आई करंट जाने से यदि वोल्टेज VL है, तो आपको याद होगा कि कंडक्टर में, सॉरी इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है? 90। और एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, और फाई यहाँ पे 90 डिग्री है, तो कॉस 90 क्या होता है? 0। तो ये सबको लपेटे में लेके क्या कर देगा? 0। मतलब एवरेज पावर इन इंडक्टर इक्वल टू 0, एवरेज पावर इन प्योर कैपेसिटर इक्वल टू 0। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इंडक्टर में और कैपेसिटर में पावर कितनी होती है? 0। क्लियर? नेक्स्ट नोट करिए। अगला क्वेश्चन है, ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें से कोई करंट फ्लो हो रही है, आई करंट सपोज, ओके। उसे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड B है, मैग्नेटिक फील्ड B है, ओके। तो कह रहा बताइए कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B डैश, ओके, 20 सेंटीमीटर पर। तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया। B इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये होता है फॉर्मूला स्ट्रेट करंट कंडक्टर का, याद है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। और अगर सर्कुलर का बोला जाए, सर्कुलर के फील्ड पे, सर्कल पे क्या होता है? B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। बस मुझे इतना ही याद रहता कि इस वाले में पाई लगाना है, तो मुझे याद है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। सही है। कुछ लोग इसको D भी लिखते हैं, मैंने R लिख दिया है। अब देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, सीधी सीधी बात B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। यार एक और मजे हैं रेशियो वाले क्वेश्चन के, यूनिट के कन्वर्ट करने का पंगा होता ही नहीं है। सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, अभी अगर बाकी क्वेश्चन होता वैसा तो अपन को इसको कन्वर्ट करना पड़ता, बट बेटा कन्वर्ट करने की भी जरूरत ही ना है। तो बेटा पहले अपन को B1 दे रखा कितना? B, बट उस समय R कितना था बच्चे? 5। अब अपन को B डैश बोल रहा है, B डैश निकालना है। अब R कितना हो गया बेटा? 20। तो 5 से कितने बार गया ये? 4 बार। तो B डैश ऊपर फेंक दो, तो B डैश आ गया यहाँ, और ये आ गया कितना? B/4। नोट करो, B/4। ठीक है जी, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, कि छोटी छोटी बूंद है, सब पर वोल्टेज V है, हर बूंद पर वोल्टेज V है। ये सारी बूंदें मिल करके एक बड़ा सा बूंदा बड़ा बूंद बनाती हैं। बताइए इस पर वोल्टेज कितना होगा? बेटा मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखवाई थी डायरेक्टली, V इक्वल्स टू n टू दी पावर 2/3 ऑफ स्मॉल v, V डैश इक्वल्स टू, मान लो बड़ा पोटेंशियल इक्वल टू, याद आया? V डैश इक्वल टू n टू दी पावर 2/3 V। तो बस याद रखिएगा इसको, ठीक है ना? डिराइव करने में टाइम लगता थोड़ा सा, तो इसको डायरेक्टली आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आया है कि संवेदनशील
इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जो मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप उन्हें कैसे रखेंगे? आप उन्हें कैसे रखेंगे? आपको पता है कि भैया जो आयरन होता है उसकी परमिबिलिटी क्या होती है? वेरी हाई। समझ गए ना? आयरन की जो परमिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हुआ करती है। यस और नो? आयरन की परमिबिलिटी बहुत ज्यादा हुआ करती है, जिसकी वजह से आयरन के अंदर, यदि आप मान लो ये कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है और आपने इसको आयरन की एक केज के भीतर रख दिया है, आयरन के किसके ऊपर रख दिया आपने इसको? आयरन केज के। अब यदि ये मैग्नेटिक फील्ड आया यहां से, आया, तो बच्चों यहां तो हवा है बीच में या लकड़ी है, समथिंग कुछ भी है, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, प्रोपोगेट होगा ना, वो यहां से जाएगा। याद है आप लोग को बताया था मैंने? क्योंकि ये जो पाथ है ये ज्यादा ईज प्रोवाइड करेगा, ये ज्यादा सहूलियत देगा फ्लक्स को जाने के लिए। ये पाथ गाना गाएगा, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, समझ गए ना? ये बहुत इजीली इसको जान देगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? कि हम यदि इसको बचाना चाहते हैं, इस डिवाइस को मैग्नेटिक फील्ड से, तो हमें इसे बाहर आउटर किसी आयरन के जैकेट से कवर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। नेक्स्ट, अगला सवाल है कि किसी कंडक्टर को दिया जाने वाला जो चार्ज है वो उसकी सरफेस पर ही क्यों जाता है? तो आइए स्फेरिकल कंडक्टर से हम बात कर लेते हैं। ये मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, मान लो इसको मैंने 2 चार्ज दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन तो मान लो कहीं भी आगे आके बैठ गई है। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये आते ही इसका क्या करना पड़ेगा? अपोज करने लगेगा, क्योंकि इसका भी निगेटिव चार्ज है, और ये इसको निगेटिवली के चलते कहां फेंकेगा? सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल जितना दूर हो सकता है। बोलो यस और नो? मतलब एक तो इनके बीच में रिपल्सन काम कर रहा है। बोलो यस और नो? रिपल्सन काम कर रहा है। अगर ये दूर दूर है तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी का पेयर बनाएंगे। यस और नो? अगर दूर दूर हैं तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्म करेंगे? पेयर। और हर कोई यही तो चाहता है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम रहे। भैया यू का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन कितना? R। अगर R बढ़ेगा तो U क्या होगी? कम। और दुनिया का हर प्राणी, दुनिया की हर चीज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जोन में रहना चाहती है। कह दो यस। ओके, इसलिए ऐसा होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 615 बता दिया। आप 16 पे आ जाओ, ठीक है ना? 16 क्वेश्चन नंबर कर लें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है 16, एकदम लड्डू। 4 रेजिस्टेंस 10 ओम, 5 ओम, 7 ओम, 3 ओम को ABCD रेक्टेंगल की साइड्स में जोड़ा गया है। ABCD। चलिए इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दो। कितना ओम है? 10 ओम। इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दे बेटा। कितना ओम है? 5 ओम। इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दो बेटा। कितना ओम है? 7 ओम। और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दो, 3 ओम। हाँ जी, जोड़ा गया है। 10 ओम का रेजिस्टेंस जो है इसके डायगोनल AC में जोड़ दिया गया है। ये 10 ओम है ना 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 ना, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस इसके डायगोनल AC में जोड़ दिया गया है। और अब बोला गया है कि A और B के बीच में बताइए कितना रेजिस्टेंस होगा। तो टर्मिनल कहां से निकालो बच्चों? जिसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस पूछा जाए। एक टर्मिनल A बनाओ और एक टर्मिनल B बनाओ। समझ गए ना? अच्छा दिखाना चाहते हो तो यहां से करंट भेज दो और यहां से लौटा दो कि हम तो इसी के अक्रॉस पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं अब क्या हो जाएगा बच्चों। ये 3 और 7 किस में है? सीरीज में है ना। देखो तो 7 और 3 का सीरीज कितना हो जाएगा बच्चों? 10। तो यहां से हटा के मैं इसके प्लेस पे एक क्या लगा सकता हूं? 10 ओम। अच्छा, ये भी कितने का था मेरे ख्याल से? ये बीच में जो लगाया था ये
ये भी 10 का था ना, हाँ 10। चलिए अब देखिए ये 10 और ये 10 पैरेलल में आ गया, तो भैया 10 और 10 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 5। 10 और 10 का पैरेलल आधा ही तो होता है 5। ओके, तो 10 और 10 का पैरेलल हटा करके यहाँ पे सीधे एक रेजिस्टेंस आप लगा दीजिए, कितने का? 5 ओम का। अब और सिंपली होने लगा, यहां से ये जो पाथ है ये तो कंटिन्यूअस है ना, 5 और 5 फिर से सीरीज में आ गए, तो ये सीरीज पाथ हटा करके फिर से इसके क्रॉस कितना लगा दीजिए? 10 ओम। ओहो, अब 10 और 10 का पैरेलल कितना होगा? 5। तो आंसर लिख दो भैया 5 ओम। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक आपके पास कैपेसिटर है और कैपेसिटर में इनिशियली कैपेसिटर की जो एनर्जी थी वो थी यू नॉट। कितनी थी? यू नॉट। यदि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में आपने के डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो बताइए नई एनर्जी क्या हो जाएगी यू नॉट के टर्म्स में? नई एनर्जी क्या हो जाएगी? भाई देखिए एनर्जी शुरुआत में कितनी थी? यू नॉट इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर। बोलो यस और नो। क्लियर हुआ ना भाई? कहा तो नहीं है, फिर भी मैं मान के चलता हूं कि ये वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट नहीं है, मतलब वोल्टेज सोर्स चार्ज हो चुका था, इसके ऊपर वी वोल्टेज था स्टार्ट में। बोलो यस, वी वोल्टेज था। अब जैसे ही यू नॉट डैश में करता हूं, यू नॉट डैश नई वाली एनर्जी हाफ, जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक भरा इसके बीच में, आपको तो पता है कि कैपेसिटी सी नॉट की सी का कितना हो जाएगी? के सी। और जो पोटेंशियल होता है अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो पोटेंशियल धड़ाम से नीचे गिरता है और वी डैश इक्वल टू क्या हो जाता है? वी बाई के का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो। तो हाफ यू नॉट डैश इक्वल टू हाफ के सी और वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। एक के से एक के कैंसिल, तो साफ दिख रहा है एक के ही तो आ रहा है एक्स्ट्रा में। तो जो नई एनर्जी आएगी क्या आएगी? यू नॉट बाई के। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो नई एनर्जी आएगी वो है यू नॉट बाई के। बना लो जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। ये सेल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। सेल इक्वेशन क्या होता है? सेल इक्वेशन होता है कि अगर आपके पास कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है और जिसके साथ एक छोटा सा नन्हा सा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर जुड़ा हुआ है, तो और बाहर यदि एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो यदि स्विच क्लोज है, स्विच अगर कैसा है? क्लोज, तो भैया करंट फ्लो होगी। तो जो करंट फ्लो होगी तो इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो V मिलेगा और V इक्वल्स टू होगा कितना? टोटल वोल्टेज कितना दिया गया था माइनस कितना खा लिया, E माइनस आई आर। ये सेल इक्वेशन होती है। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 18। पहली कंडीशन में कहा जा रहा है, अपन को क्या पूछा गया है? ओके, E और R पूछा गया है। पहली कंडीशन में कहा जा रहा है कि जब बैटरी से करंट जा रही है 11 एम्पियर की, जिस समय बैटरी से 11 एम्पियर की करंट जा रही है उस समय एक्सटर्नल वोल्टेज आ रहा है 50 वोल्ट, यानी V इक्वल टू कितना है बेटा? 50। V इक्वल्स टू 50 वोल्ट। अब जब करंट I इक्वल्स टू 1 एम्पियर ली जाती है, सर्किट से करंट 1 एम्पियर ली जाती है, उस समय जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 60 वोल्ट। ओके, तो बताइए कि ईएमएफ कितना है और रेजिस्टेंस इंटरनल कितना है? ईएमएफ कितना है और रेजिस्टेंस कितना है? आइए देखते हैं भाई। बच्चों आपको पता है कि E इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? V प्लस आई इंटू आर। ओके, अब दो इक्वेशन मैं बना लेता हूं। पहले केस में E तो रहेगा क्योंकि बैटरी का तो फिक्स होता है E, है ना? इक्वल्स टू वोल्टेज कितना गिरा बेटा? देखो 50 प्लस करंट कितनी है? I 11 एम्पियर, 11 11 मल्टीप्लाइड बाई कितना बेटा? R। सेकेंड केस में E कितना है? E ही रहेगा। वोल्टेज कितना गिरा बेटा? 60 प्लस करंट कितनी? 1 इंटू आर। यस और नो? चलिए दोनों को माइनस कर दो।
ई से ई गया कितना हो गया 0। 50 माइनस 60 कितना हो गया -10, और ये हो गया भैया प्लस कितना 10 का r, ये भी माइनस। चलिए तो 10 का r, ये -10 उधर जाएगा कितना हो जाएगा +10, तो r इक्वल टू कितने ओम आ गया 1 ओम। पहला आंसर आ गया r इक्वल टू 1 ओम। अब अपन को ईएमएफ निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में इसमें रख दो ईएमएफ आ जाएगा। तो हमको पता है कि E इक्वल्स टू है कितना 50 प्लस 11 इंटू R, तो E इक्वल्स टू 50 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई R कितना आया है 1 ओम। सो 50 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू कितने ओम बेटा 61 ओम। तो आंसर है करेक्ट 61 वोल्ट है बेटा, सॉरी ये तो वोल्टेज है ना, ईएमएफ तो वोल्ट में नापा जाता है। 61 वोल्ट एंड 1 ओम, नोट कर लीजिए। क्लियर है, नोट कर लीजिए।